अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और आज स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है डिफरेंशिएशन। अगर आप चैप्टर 2 के स्टार्ट पे देखो तो उसका टाइटल लिखा है डिफरेंशिएशन। तो मैं यहीं से बात को शुरू करना चाहूँगा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? एज आई होप कि आपको ये फॉर्म याद होगी। इसे कहते हैं आइलर फॉर्म, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैं यहाँ से ही बात को शुरू करूँगा। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। इसे हम कहते होते हैं कि ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इससे मतलब क्या हुआ? इससे मतलब यह हुआ कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x में अगर मैं कोई वैल्यू चेंज करूंगा तो उससे y पे फर्क आएगा। मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ एग्जाम्पल में आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा f इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब मैं अगर x की जगह पुट कर दूं इफ x इज इक्वल टू 3, ठीक है, जरा गौर से सुनिएगा। तो y की वैल्यू क्या थी? 4x। x में मैंने 3 पुट किया तो y का आंसर क्या आया? 12। और अगर इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही, मैं सिर्फ x की जगह क्या पुट कर दूं 2, तो y का आंसर क्या आने वाला? या आपको पता है 8। तो इससे हमें पता क्या चला कि अगर हम x की वैल्यू को पुट करते हैं, चेंज करते हैं x की वैल्यू को, तो उससे किसकी वैल्यू चेंज हो रही है? y की वैल्यू चेंज हो रही है। x की वैल्यू को चेंज करने से y की जो वैल्यू रिजल्ट आता है वो चेंज आता है। तो ये एक चेंज आ रहा है, तो इस रेट ऑफ चेंज को कहते हैं डिफरेंशिएशन। मैं फिर से एक दफा रिपीट कर देता हूं। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि x जब चेंज होगा तो y उसके साथ चेंज हो जाएगा। घर में भी ऐसा होता है या कि अगर हालात अच्छे चल रहे हो तो सबका मूड अच्छा होता है, हालात बुरे हो जाए तो सबका मूड बुरा होने शुरू हो जाता है। तो हम डिपेंड करते हैं अपने करीबी लोगों के हालातों पर, अपने करीबी लोगों के मूड के ऊपर भी समटाइम हम डिपेंड करते हैं। तो जो अपने मूड पे डिपेंड करता है वो इंडिपेंडेंट। खैर बैक टू द टॉपिक, जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि दो वेरिएबल्स हैं x और y। x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज आता है तो उसी हिसाब से डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज आता है। x में चेंज आने से y में चेंज आता है। इस चेंज को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी डिफरेंशिएशन क्या होती है। ये बताना बोरिंग करना थोड़ा जरूरी था ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक पे, जो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1 का। सो लेट्स स्टार्ट इट। ऑलराइट गाइस, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर आप 2.1 का स्टार्ट देखो तो वहां पे लिखा हुआ है सॉल्व द क्वेश्चंस या फाइंड द डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय एब इनिशियो। इसको एब इनिशियो नहीं पढ़ना, एब इनिशियो पढ़ना है, इकट्ठा पढ़ना है, ठीक है। ये 3 वर्ड्स लिखे हैं। मैं ये बात बताने से पहले आपको थोड़ा सा बैक लेके जाता हूँ। 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 में आपने सीखा था कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए तो उसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिन्हें मिड टर्म ब्रेकिंग भी आप कहते हैं, ठीक है। तो अब आपने 3 मेथड सीख लिए एक ही प्रोसेस को करने के, यानी एक ही आंसर निकलता है तीनों का। यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। वहां 3 मेथड थे, यहाँ पे 3 नाम हैं पर मेथड एक ही है। यानी कि अगर कोई बोल दे ऐसे कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय एब इनिशियो, तो तीनों का मतलब एक ही है कि इन तीनों, यानी कोई भी बोल, यानी वो सिर्फ ये लिख दे फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल तो भी ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो, तो कुछ भी लिख दे, हमने करना यही है। हमने ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं जो बुक में मेंशन्ड है कि आपको एक इक्वेशन दी जा रही है, आपने उस इक्वेशन के साथ ये 4 सलूक करने हैं और उसका रिजल्ट निकाल के हमें दे देना है। ये 4 सलूक क्या हैं, इस पर लौटने से पहले थोड़ा बोर कर दूं, और क्लास 0 बोरिंग के लिए ही होती है ज्यादातर, तो मैं बोर करते करते इस तरफ ले जाता हूं आपको। डेरिवेटिव को लिखने के कुछ तरीके हैं, इस पे मैं एंड पे भी आऊंगा, क्लास के लास्ट पे भी डिबेट करूंगा। डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखा जा सकता है dy/dx, f.x ऐसे भी लिखा जा सकता है, f/x ऐसे भी लिखा जा सकता है, और कैपिटल D के साथ f of x और ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये जिनके नाम आगे लिखे हैं इन पे मैं एंड पे लौटूंगा। अभी मैं आपको ट्रेलर दिखा रहा हूँ, फिल्म हम एंड पे देखेंगे इसकी, कि आपको आइडिया हो जाए कि हमने इस पे डिस्कशन करनी है। अब मैं शुरुआत में वापस ले जाता हूँ, आपको घुमाऊंगा आज थोड़ा सा। क्लास 0 में थोड़ा घूमना पड़ेगा, चैप्टर 2 का स्टार्ट है। 4 steps we need to complete it while we are going to find derivative of any value। तो हम एक फंक्शन टेक कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं y is equal to f of x। ये हमने लेट कर लिया खुद से। अब इसी के ऊपर मैं 4 स्टेप अप्लाई करूंगा जिससे आपको बेटर समझ आएगी कि ये स्टेप हो क्या रहे हैं। टेक y is equal to f of x, इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई भी फंक्शन गिवन हो सकता है। अगर वो हमें एक फंक्शन दे देता है f of x is equal to 2x square plus 1, तो हम क्या करेंगे, हम इसको टेक कर लेंगे y is equal to f of x, और f of x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2x square plus 1। तो ये पहला स्टेप का मतलब ये है
कि हमें एक फंक्शन दिया जाएगा, हम उसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू उस फंक्शन को लिख देंगे सीधा सीधा। बस इतनी सी बात है कि हम उस फंक्शन को क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू। तो स्टेप 1 ये है। तो क्योंकि स्टेप 1 की जरूरत इसमें नहीं है, ये तो पहले ही वो चीज लिखी हुई है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो पहला स्टेप इसमें चला गया। इसमें स्टेप 2 से काम शुरू होगा। क्या लिखा है, रिप्लेस। अब रिप्लेस किसको करना है हमने, जरा यहाँ पे मैं स्टेप्स ना थोड़े से डिफाइन कर देता हूँ। रिप्लेस करना है आपने y को किससे, y प्लस डेल्टा y से, और x को किससे रिप्लेस करना है, x प्लस डेल्टा x। इसको ठीक से समझिएगा, इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आएगी। वैसे तो 2 ही पार्ट्स हैं जो इस तरीके से होंगे, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि ये चारों स्टेप्स हर एक क्वेश्चन में फॉलो करने जरूरी हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स में बाइनोमियल थ्योरम भी लगेगा। बाइनोमियल थ्योरम या ओके, y की जगह क्या रिप्लेस करना है, y प्लस डेल्टा y। तो जहां y लिखा है वहां हम लिख देंगे y प्लस डेल्टा y। अब कुछ लोग कहेंगे सर डेल्टा ऐसे भी तो लिखते हैं, बिल्कुल सही, ऐसे भी लिखते हैं। मैं इसको पिक कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बुक्स और की बुक्स में यही लिखा जाता है, बड़े इंजीनियरिंग के लेवल पर भी ज्यादातर यही यूज होता है, तो इसलिए ओके। बैक टू द टॉपिक, f इज एज इट इज। x की जगह पे जैसे मैंने कहा x को रिप्लेस करना है x प्लस डेल्टा x से, और y को रिप्लेस करना है y प्लस डेल्टा y से। तो x की जगह आ गया x प्लस डेल्टा x। आई होप यहां तक क्लियर है। ये स्टेप 2 हो गया। या स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में जाने से पहले अगर आप इस एरो को देखो तो मैंने आगे लिखा है कि ये जो y है ना उधर ले जाना है, यानी ये जो डेल्टा y है एज इट इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये चीज एज इट इज। ये जो प्लस y है भाई साहब, ये जो चीज है ये उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस y हो जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, दिस इज क्वाइट इजी। ये प्लस y उधर जाके माइनस y हो गया। खैर इस y की जगह हम इसकी वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, तो मैं जगह बचाने के लिए कंजूसी बरतता हूं, इस y की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो y की वैल्यू क्या थी, f ऑफ x। ओह कंफ्यूजन शुरू, नो इट्स नॉट अ कंफ्यूजिंग थिंग, इट्स क्वाइट इजी। क्या किया हमने, प्लस y उधर आके माइनस y हो गया और y की जगह उसका फंक्शन पुट कर दिया। आई होप यहां तक क्लियर है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2, ये था स्टेप नंबर 1। आ गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। क्या हम उठा के ऐसे ही डिवाइड कर देंगे, स्टेप 3 ले आएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, स्टेप 3 में हम ऑटोमेटिकली लिख देंगे डिवाइडिंग बाय डेल्टा x, मुंह उठा के। जी हाँ, इसमें बेशक लिख लीजिएगा क्योंकि हमें कोई लॉजिक नहीं बन रही, बस कर देना है, हाँ जी कर देना है। इधर भी लिख देना है डेल्टा x से डिवाइड, और इस साइड पे भी लिख देना है डेल्टा x से डिवाइड। लीजिए स्टेप नंबर 3 भी कवर हो गया। अब आप कहेंगे सर ये तो हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो जैसे मैंने लिखा है अप्लाइंग लिमिट्स, तो मैं जगह बचाने के लिए स्टेप नंबर 4 ब्लू में लिखने लगा हूँ। वैसे ये आगे लिखना चाहिए लेकिन मैं साथ ही लिखने लगा हूँ। मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दूंगा, डेल्टा x अप्रोचेस 0, यहाँ पे भी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0। आई होप आप समझ गए हो कि यहाँ पे मैं लिमिट लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा नीट करके लिख ही लेते हैं यार, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0। जी स्टेप नंबर 4 मैंने ब्लू कलर में लिख दिया, वैसे बुक में ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। अच्छा एक चीज समझनी है आपने, ये जो मैं ब्लू कलर में इसको बॉक्स को बनाने लगा हूं ना, इसको सारी लाइफ टाइम याद रखना है। मैं इधर भी लिख देता हूं लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। जहां पे भी ये चीज आ जाए तो याद रखिएगा लाइफ टाइम, या ये पूरी की पूरी चीज किस चीज के इक्वल है, ये चीज के इक्वल है dy ओवर dx के। यानी कि आज से आपके नोट्स में, आपकी बुक पे, हर जगह आपके बुक के गत्ते, नोट पैड के गत्ते पर भी ये चीज लिखी होनी चाहिए कि अगर कहीं भी लिखा हो डेल्टा x अप्रोचेस 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो ये जो चीज है इसकी जगह पे हम क्या लिख दिया करेंगे, dy ओवर dx। तो बिल्कुल सही, इस पूरी चीज की जगह पे आ जाएगा dy ओवर dx, जो कि क्या है, जो कि एक्चुअली आपका है डेरिवेटिव। स्टोरी पे मैं वापस लौटता हूँ, डोंट वरी। आई नो मैंने बोर्ड को काफी इंजीनियरिंग की तरह का बोरिंग सा गंदा सा बना दिया, लेकिन आपको समझाना जरूरी है सारी की सारी बातें। तो मैं समरी बांधता हूँ छोटी सी करके। हमें बताया जाता है डेरिवेटिव फाइंड करो, ठीक है। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव के टॉपिक पे मैं लौटने लगा हूँ। डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज, यानी डिफरेंशिएशन जिसे कहते हैं, उसे फाइंड करना कि कितना चेंज आ रहा है। यानी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस फाइंड करो कि कितना चेंज आ रहा है। वो जो आंसर होगा ना, हम कहेंगे इतना चेंज आ रहा है, उसे कहते हैं डेरिवेटिव। आई होप समझ आ गई। जैसे मुझे कोई कह दे कि एक पर्सन की सैलरी थी 30,000, अब उसकी सैलरी होगी 35,000, तो सैलरी में कितना चेंज आया जी, 5,000 का चेंज आया, तो 5,000 हमारा डेरिवेटिव है। अब समझ आ गया। तो डेरिवेटिव चेंज को कहते हैं। बैक टू द टॉपिक। अब हमें जब फाइंड डेरिवेटिव करना होता है तो उसके 4 स्टेप्स होते हैं। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करने को 3 नाम दिए गए हैं, बाय एब इनिशियो, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एंड बाय डेफिनेशन, ठीक है।
तो ये तीनों नाम एक ही प्रोसेस के हैं, यानी इन चारों प्रोसेस के। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। बैक टू द टॉपिक, जब हम इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये जो हमेशा एंड पे हम लिमिट अप्रोच किया करेंगे, लिमिट एक्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो ये जो चीज है ये हमेशा बन जाया करेगी dy ओवर dx। और जब भी हम कहीं dy ओवर dx लिखते हैं तो इस चीज को कहते हैं डिफरेंशिएशन। आई होप कुछ ना कुछ आइडिया हो गया। अब ये dy ओवर dx ही क्यों लिखते हैं, बाकी तरीके भी तो हैं लिखने के। जैसे अगर एक कोई बच्चा छोटा सा इस तरीके से प्लस करे तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो इस तरीके से प्लस करेंगे तो भी कहेंगे ठीक है। तो तरीका तो दोनों का एक ही था, कोई फर्क तो नहीं है। लेकिन मैथ्स ब्रेन में सेम होता है, लिखने में सम टाइम उसका फ्लो डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर आप फैक्टराइजेशन की बात करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की बात करो, तो तीनों स्टूडेंट बैठ जाएं और तीनों अपने अपने तरीके से करें तो तीनों का आंसर सेम आएगा, ऑफ कोर्स एग्जैक्टली सेम आएगा, बट तीनों का मेथड डिफरेंट था। ठीक वैसे ही जो हमारे मैथमेटिशियंस थे, साइंटिस्ट थे कुछ दौर पहले, कुछ साल पहले, जिन्हें कई दफा बुरा भला भी कहते हो कि क्यों इन्होंने इतनी मेहनत से बुक्स लिखी, हमें पढ़नी पड़ रही हैं, उन्होंने अपने अपने सिंबल्स को नाम दे दिए, अपने अपने तरीके से सिंबल क्रिएट कर दिए। ठीक है, किसी को फैक्टराइजेशन अच्छी लगती है, किसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छा लगता है, तो किसी को मिड टर्म ब्रेकिंग अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप पे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी किसी को अच्छा लग सकता है। तो dy ओवर dx जो हमें सिंबल मिला वो लेबनीज साहब से मिला। ठीक है, ये एक मैथमेटिशियन थे। F डॉट एक्स न्यूटन साहब ने लिखा था। लैग्रेंजेस, ठीक है, इसको इस तरह करके पढ़ते हैं F डैश एक्स। मैं इंजीनियरिंग में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब की थी सबसे ज्यादा ये वाला सिंबल यूज करता था। इंजीनियर्स ज्यादातर ये वाला सिंबल यूज करते हैं, बट आई एश्योर्ड इट कि आपकी बुक्स में और ज्यादातर जगहों पर ना ये वाला लिखा होगा तरीका, तो मैं भी इसी को ही फॉलो करूंगा। मैं अपनी समझदारी बीच में नहीं डालूंगा, मैं वो यूज करूंगा जो बुक यूज कर रही है, dy ओवर dx। तो ये लैग्रेंजेस ने यूज किया था और कैपिटल df ऑफ x यूज किया था कोशे ने। ठीक है, तो इसको कोची नहीं पढ़िएगा, कौशी पढ़िएगा, ये कौशी पढ़ा जाता है। आई होप आपको कुछ ना कोई नॉलेज जरूर मिल गया। ये क्यों बताया या ये जरूर लिख लेना, सम टाइम खड़ूस बंदा पेपर बनाता है तो एमसीक्यू में ऐसी कोई ना कोई चीज पूछ लेता है कि बताओ ये वाला सिंबल कौन से मैथमेटिशियन ने बताया था। तो अगर आपको नहीं पता तो आपको प्रॉब्लम होगी। आई होप थोड़ा सा आइडिया जरूर हो गया। वीडियो को क्लोज मत कर देना गलती से, भी मैंने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बताना है। बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा, कोई खासा फर्क नहीं, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है लिखने के अंदाज में। बाइनोमियल सीरीज कहाँ यूज होती है, इसको हम डिटेल से डिस्कस तो नहीं अभी कर सकते क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। बस ये बताऊंगा कि 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट हैं 15, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 15 पार्ट्स हैं, उनमें सिर्फ पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 6 बेशक पॉइंट आउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी क्लास नंबर 1 2.1 की, उसमें वही 2 पार्ट करवाऊंगा। पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 6 जो हैं वो इस तरीके से होंगे, सिंपल, मतलब उनमें कोई बाइनोमियल सीरीज नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा, सिंपली हम लिखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स भी करवाता हूं तो उससे आपको बेटर आइडिया हो जाएगा एग्जांपल्स से, क्योंकि ये क्लास लेंथी बेशक हो जाए लेकिन समय नहीं पूरी है, ताकि अच्छे से समझ आ जाए आपको। बैक टू द टॉपिक, तो बाइनोमियल सीरीज क्या है, बाकी सारे पार्ट्स में यही यूज होगी। आप कहेंगे सर सारे पार्ट्स में, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 और 6 के अलावा सारे पार्ट्स में बाइनोमियल सीरीज यूज होने वाली है। इवन के 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 2 ही पार्ट है, उसमें भी ये बाइनोमियल सीरीज यूज होने वाली है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड सीरियस। इसको यूज कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आपने देखना है कि 1 प्लस कोई वैल्यू होनी चाहिए फंक्शन, इधर आप x की जगह ना फंक्शन भी टेक कर सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पे कोई वैल्यू होनी चाहिए और इनकी पावर 1 है जो कि n दे दिया गया, एक नंबर है, कोई भी वैल्यू, इसकी पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी, कुछ भी है, तो उसकी जगह क्या आ गया n। लेकिन एक शर्त है, यहाँ पे 1 होना जरूरी है और यहाँ पे प्लस होना जरूरी है। ये बात हमने माइंड में रखनी। जब तक सिचुएशन ऐसी नहीं होगी हम उस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं होगा तो क्या करेंगे, बनाएंगे और देखिएगा कितनी आसानी से हम इंशाल्लाह इसको बनाते और समझते और सीखते। मैं जल्दी से इसको रीड आउट कर देता हूं। तो फिर क्या करेंगे कि 1 प्लस पावर फंक्शन प्लस n इंटू n माइनस 1, नीचे 2 का फैक्टोरियल, और जो भी हमारा फंक्शन है x उसका स्क्वायर, प्लस गोज ऑन, प्लस एंड पे क्या लिख देंगे कि जो भी हमारे पास फंक्शन है उसकी पावर क्या आ जाएगी, n। अब आप कहेंगे सर ये सॉल्व कैसे करेंगे, इजी हो जाओ, नो प्रॉब्लम। जब हम करेंगे तो ये चुटकियों में होगा और आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं काम करता हूँ आपको ना डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, और ये जो तीनों मेथड लिखे हैं, 4 स्टेप लिखे हैं, इनके लिए ना 1-2 एग्जांपल्स करवा देता हूं। उसकी 2 रीजंस हैं। पहली रीजन, एक एग्जांपल है जो पेपर में बहुत दफा आ चुकी है कि कांस्टेंट का डेरिवेशन फाइंड करें।
भाई कांस्टेंट में तो डेरिवेटिव हो ही नहीं सकता। मैंने कहा था कि हमने ये फाइंड करना है कि डिफरेंशिएशन का मतलब है डेरिवेटिव फाइंड करना, डेरिवेटिव का मतलब है कि कितना चेंज आ रहा है। तो कांस्टेंट में तो चेंज आता ही नहीं, हम जानते हैं ना, कांस्टेंट की वैल्यू में चेंज आता ही नहीं। तो वो पेपर में दे देगा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव फाइंड करो, जिसका आंसर क्या आएगा 0, बट आपको प्रूफ तो करना पड़ेगा या करना पड़ेगा प्रूफ। तो एक तो मैं वो करवा देता हूँ और एक छोटा सा कोई और एग्जांपल टूटा फूटा सा करवा देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ये कैसे करेंगे। वैसे कांस्टेंट वाला काफी जरूरी है तो जल्दी से पहले वो करवाता हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, जल्दी से शुरू करते हैं इस एग्जांपल को। अच्छा हुआ ये मैंने करवाना शुरू कर दिया, इससे आपको बेटर समझ आ जाएगी। देखिए लिखा हुआ है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। जैसे मैंने कहा था कि पहला स्टेप मैं स्टेप वाइज भी साथ साथ लिखता जाऊंगा कि स्टेप नंबर 1 हम क्या कर रहे हैं, हम टेक करने लगे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो गाइज एफ ऑफ एक्स में क्या मिला है आपको मिला है c। तो स्टेप 1 हो गया, बस y के इक्वल लेट कर लिया क्योंकि c मिला। ओके, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा है वैसे रिप्लेस करेंगे। तो इस चीज को देखिएगा जरा कि अब इसके साथ तो x है ही नहीं, तो मैं क्या करूं, सिंपल सी लॉजिक है ना, जब यहाँ पे x ही मौजूद नहीं है तो मैं x को रिप्लेस कैसे करूंगा। फॉर दैट रीजन, इसीलिए तो 2 नंबर मिलेंगे इस प्रूफ को करने के। आपने अज्यूम कर लेना x की पावर 0 साथ इसके लिखा हुआ है खुद से। बोरिंग है पर करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट, कि x की पावर 0 खुद से लेना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू सी एक्स की पावर 0। नाउ अब हम अप्लाई कर सकते हैं स्टेप नंबर 2 के y की जगह आ गया y प्लस डेल्टा y और x की जगह आ गया x प्लस डेल्टा x की पावर 0। आई होप यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। x की पावर 0 खुद से ले लिया और y की जगह y प्लस डेल्टा y और x की जगह x प्लस डेल्टा x। सिंपल, स्टेप नंबर 2 भी हो गया। अभी स्टेप 3 पे नहीं जाना, वो जो ब्लू वाला सिंप्लीफिकेशन है वो करना है। ये प्लस y उधर जाके माइनस y अभी होगा। ओके, तो यहाँ आ गया हमारे पास डेल्टा y इज इक्वल टू ये c भाई साहब, ये x प्लस डेल्टा x की पावर 0 और ये जो y है, ये वाला y, ये इधर आके हो गया माइनस y। आई होप आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। डेल्टा y इज एज इट इज, c एज इट इज, x प्लस डेल्टा x की पावर 0 एज इट इज माइनस। अब y की वैल्यू क्या थी, cx की पावर 0, तो लिख दीजिए cx की पावर 0। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है, इट्स क्वाइट इजी। ओके, तो डेल्टा y c x प्लस डेल्टा x की पावर 0 माइनस x की पावर 0। आई होप कोई ऑब्जेक्शन नहीं। चलिए मैं इसको बाहर ही लिख देता हूँ कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। c कहाँ गया, ये c अपनी जगह पे, ये c अपनी जगह पे, ये चीज अपनी जगह पे, इसका पावर आ गई 0 माइनस माइनस c x की पावर 0। आई होप आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किसी किस्म की। अगर है तो वीडियो को पीछे करके देखो, क्योंकि वो जो मैंने पहला पूरा प्रोसेस आपको समझाया था वो आपको समझ आना जरूरी है, पूरी तरह से समझ आना जरूरी है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो अब इसके बाद क्या हुआ, डेल्टा y एज इट इज c, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो चीज क्या कहलाती है, 1। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ये पूरा प्रोसेस भी 1 कहलाता है। की बुक्स में या कहीं पे ना उसने c को भी साथ ही यूज किया होगा और इस चीज को 1 कर दिया होगा, लेकिन मैं हमारे तरीके से कर रहा हूँ। सो ये चीज क्या हो गई 1 माइनस किसी भी चीज की पावर 0 हो वो क्या होता है 1। आई होप आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, अच्छे से समझ आ रहा है। अब ये चीज क्या बन गई, डेल्टा y इज इक्वल टू c माइनस c। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब आप कहेंगे सर ये तो खत्म होने वाला है। हाँ, मैं भी डर गया हूँ कि खत्म होने वाला है, इसलिए हम स्टेप 3 साथ ही लिख देते हैं कि डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। बिल्कुल सही, क्योंकि पहले ही 0 हो जाएगा तो अपना काम कैसे होगा, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। हम जबरदस्ती घुसा रहे हैं अपने पार्ट्स, बिल्कुल सही, हमने जबरदस्ती पूरे करने अपने स्टेप। डेल्टा y c माइनस c, इधर भी डेल्टा x आ गया और इधर भी डेल्टा x आ गया। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, शुरू करते हैं अगला स्टेप। डेल्टा y ओवर डेल्टा x जो कि किसके इक्वल आएगा, 0 ओवर डेल्टा x के। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x और ये चीज को पूरी की पूरी क्या होगी 0। बट अभी भी हमारा डेरिवेटिव वाला फेस नहीं बना, क्यों, लिमिट ही ना अप्लाई की। हम चाहते तो इधर ही कर देते, पर लिमिट अभी अप्लाई करनी है। तो स्टेप नंबर 4 में करते हैं अप्लाइंग लिमिट, ऐसे लिख देता हूँ अप्लाइंग लिमिट। एरिया थोड़ा कम पड़ गया मेरे पास, तो ये चीज बची है, तो लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 0। ये पूरी चीज मैंने क्या बताया था, किसके इक्वल है, रट्टा लगा लो, ये बार बार आने वाली है, मैं लिख दूं कहीं पे, वैसे तो ये अब आपको याद होगी। ये पूरी चीज जब भी है, ये चीज है dy ओवर dx के, ठीक है, और ये चीज किसको शो करती है, डेरिवेटिव को। तो आंसर क्या आया 0। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, एग 0 आएगा। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया। एक काम करते हैं यार, एक और क्वेश्चन करवा देता हूं एज एग्जांपल। आई नो वीडियो काफी लेंथी हो रही है,
लेकिन एक चीज़ को देर लग जाए लेकिन आए अच्छे से तो फ़ायदा है। एक चीज़ जल्दी से कर ले लेकिन समझ ना अच्छे से आए, अच्छे से ना आती हो, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जिन्हें समझ आ गई है, जो काफ़ी जीनियस हैं, मुझसे ज़्यादा लाइक लोग हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप वीडियो को इधर ही बंद करो और जल्दी से जंप कर जाना अगली वीडियो पे अगर अपलोड हो गई हुई है, वरना कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स होंगे। तो मैं अगला पार्ट एक जल्दी से खुद से एग्जाम्पल के तौर पे करवा देता हूँ। जिन्होंने करना है मेरे साथ करते जाएं, और जिन्होंने नहीं करना नो प्रॉब्लम, आपको समझ आ गई है, वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख सकते हो, अपने नोट्स ज़रूर बनाना और सारे पार्ट्स को खुद करने की कोशिश ज़रूर करना जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 का कोई ना कोई पार्ट करवा दूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, जल्दी से एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, मैंने खुद से बना के लिख दिया, ऐसा कोई पार्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, 2x + 1, ताकि स्टेप्स फॉलो करके अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, y = f(x), जो कि फंक्शन है। f(x) क्या है, 2x + 1। तो ये 1 2 लिखने की जरूरत नहीं, अब आप जीनियस हो गए, अब आपको अच्छे से समझ आ रही है, डोंट वरी। सो y = 2x + 1, हियर इज इट। ओके, पार्ट नंबर 2 में क्या करना था, स्टेप 2 में क्या करना था, y + Δy 2 + 1। ये जो x है ना, x, इसकी जगह पे आएगा x + Δx। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि अगर उसकी पावर है तो उस चीज के ऊपर पावर आ जाएगी, जो कि इंशाल्लाह क्वेश्चंस में करेंगे। सिर्फ x की जगह पे x + Δx आएगा, ठीक है, और y की जगह पे y + Δy। ओके, ये आ गया Δy, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x 2 Δx + 1। ये जो प्लस y है इधर आके क्या हो गया, -y। स्टेप खा रहा हूँ, स्पीड में खा रहा हूँ, सॉरी, लेकिन आई होप आपको समझ आ रही है, इस बात की कोई बात नहीं। ओके, Δy 2x + 2 Δx + 1 माइनस y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी 2x + 1, यही था ना, तो y की वैल्यू बस पुट कर दी y की जगह पे। ओके, सो Δy becomes 2x + 2 Δx + 1 माइनस 2x माइनस प्लस -1। अब आप देखेंगे कि जो हमारी क्वेश्चन वाली वैल्यू थी वो खत्म हो जाएगी और बाकी कुछ चीजें बच जाएंगी। जैसे 2x से कट गया, 1 से कट गया, तो बचा क्या जी, सिर्फ ये चीज बच गई, Δy = 2 Δx। बाकी सब खत्म हो गया, ये 2x -2x से कट गया, +1 -1x से कट गया, तो ये चीज बच गई। तो अब इसके साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, या तो सलूक सिंपल ही है। स्टेप नंबर 3 करेंगे फॉलो, हमारे पास बचा है Δy = 2 Δx। स्टेप नंबर 3, डिवाइडिंग बाय Δx ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ Δx से डिवाइड कर दीजिए। आपको पता है ना क्या होने लगा, या इस साइड पे क्योंकि Δx सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, कट आउट हो जाएंगे। तो बस स्टेप नंबर 4 अप्लाई कर दीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट Δx अप्रोचेस 0, ये चीज होगी Δy/Δx, और इधर क्या बचा 2। अब क्योंकि उधर लिमिट अप्लाई हो ही नहीं सकती, वो कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि स्टेप पूरे करने के लिए लिखना चाहिए तो लिख देते हैं, या तो इस पे तो लग ही नहीं सकती। ये चीज क्या बन गई, अब आपको समझ आ रही है, ये पूरी चीज बन गई dy/dx, और क्योंकि कांस्टेंट पे कुछ भी अप्लाई नहीं हो सकता तो वो तो वही रहेगा, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट, द गेम इज ओवर नाउ। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे और पार्ट नंबर 1 और 6 करेंगे, और इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगी। आपने वही काम करना जो मैं पहले बता चुका हूँ। वीडियो को पीछे करके देखना चाहो जरूर देखो, क्योंकि वो स्टेप्स आपको अच्छे से समझ आने जरूरी हैं। इन क्वेश्चंस को, यानी ये जो 2 एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिस कर लो ताकि अच्छे से समझ आती रहे कि ये स्टेप्स हमने कैसे किए, ताकि जब हम क्वेश्चंस को करें तो और बेटर वे में समझ आए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।